नमस्कार गुरुकुल। मैं शिव कुमार, आपका हिंदी शिक्षक, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं गुरुकुल की इन वीडियो कक्षाओं में। विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी को पता है कि विश्व में एक महामारी फैली हुई है और उस महामारी के अंतर्गत जो है हम सभी को यह निर्देश दिए गए हैं कि हम सभी अपने घर पर रहें, बाहर ना जाएं। तो निश्चित रूप से आप सभी भी अपने घर पर सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई का कार्य जो है वो भी थोड़ा बहुत जरूर कर रहे होंगे। हमने गुरुकुल ने आपके लिए एक बहुत अच्छी सुविधा की है कि आप सभी बच्चे इस कठिन दौर में भी अपनी पढ़ाई से जुड़े रहें, आप उससे भटके ना। इसलिए आप लोगों के लिए इन वीडियो कक्षाओं की व्यवस्था की गई है। इन्हीं वीडियो कक्षाओं के द्वारा आपको आपके विषय से जोड़ा जाता है। जो पाठ्यक्रम आपका चल रहा है उसके अनुरूप जो है आपको पढ़ाया जाता है ताकि आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और आपकी किताब जो है आपके पास खुली हुई होनी चाहिए, आपकी नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, ताकि जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताई जाएं, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताए जाएं, आप उनको ध्यान से सुने और अपनी कॉपी में लिखते रहें। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं हमारा आज का विषय। आज हम विद्यार्थियों कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का व्याकरण भाग का भाषा विषय का अध्ययन करेंगे। भाषा, नाम से ही पता चल रहा है भाषा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा विद्यार्थियों पढ़ने से पहले कि भाषा जो है वो एक माध्यम है, एक जरिया है जो कि हमें दूसरों के साथ जुड़ने का मौका देता है। जब भी हमें किसी के साथ जुड़ना होता है तो सबसे पहले हमारे लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है भाषा। भाषा शब्द कहां से आया, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा शब्द, भाषा जो शब्द है वो संस्कृत के भास धातु से बना है। धातु जानते हैं क्या होता है? धातु मतलब जो मूल रूप है, किसी भी शब्द का जो मूल रूप, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है बोलना या अभिव्यक्त करना। ठीक है, अर्थ को समझते हैं बच्चों। क्या कह रहा है कि संस्कृत के भाष धातु से बना है भाषा शब्द जिसका अर्थ होता है बोलना या अभिव्यक्त करना। ठीक है, यह हमने समझा। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा भाषा शब्द की परिभाषा। इसको विस्तार से समझेंगे। पहले परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा यानी कि डेफिनेशन क्या है, क्या परिभाषा है भाषा की। जब हम अपने विचार किसी माध्यम मतलब मीडियम, किसी माध्यम के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं अथवा दूसरे के विचार
समझते हैं वह माध्यम भाषा कहलाता है। समझेंगे परिभाषा को। जब हम अपने विचार किसी माध्यम के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं अथवा दूसरे के विचार समझते हैं, वह माध्यम यानी कि जिसके द्वारा यह प्रक्रिया होती है, उस माध्यम को क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। आप समझेंगे थोड़ा सा विस्तार से बच्चों कि भाषा क्या है। भाषा एक माध्यम है, एक जरिया है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं, समझते हैं। यह कार्य जिसके द्वारा किया जाता है वो क्या कहलाई जाती है? भाषा कहलाई जाती है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं बच्चों। जैसे मैं आपको ही कह रहा हूं कि बच्चों सभी ध्यान से पढ़ेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे। आपको मैं ये कह रहा हूं, ये जो मैं आपको कह रहा हूं किसके द्वारा ये बात कही गई है? भाषा के द्वारा। ठीक है। भाषा क्या है? जब एक माध्यम है, एक जरिया है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों को समझते हैं, वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। अब प्रश्न ये उठता है बच्चों कि भाषा आई कहां से, भाषा बनी कैसे? तो थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करेंगे। भाषा जो है वो किसी भी भाषा यानी कि किसी भी भाषा को जानने से पहले या समझने से पहले या प्रयोग करने से पहले हमें उस भाषा की उत्पत्ति का पता होना जरूरी है। उत्पत्ति मैंने बताई कि कहां से निकली है? संस्कृत के भाष धातु से बना है ये शब्द। और भाषा बनती कैसी है? भाषा जो है ध्वनि चिन्हों के मेल से बनती है। किससे बनती है? ध्वनि चिन्हों के मेल से जो है भाषा बनती है। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों हिंदी भाषा की। हमने देखा कि हिंदी में हम लिखते हैं अ। ठीक है, ये क्या है? अ। ठीक है। या हम लिखते हैं क। अब ध्यान दीजिए, मैंने दो वर्ण लिखे हैं आप लोगों के सामने, एक है अ, एक है क। मैंने इसको क कहा है और इसको अ कहा है। इसको मैं क नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि इसकी जो ध्वनि है वो अ की है। ध्वनि मतलब आवाज, साउंड। इसमें से किसकी साउंड आ रही है? अ की। और इसमें से किसकी साउंड आ रही है? का की। अब जैसे मैंने अंग्रेजी भाषा का एक वर्ण लिखा ए या एक वर्ण लिखा बी, अब हम इसको ए ही कहेंगे, इसको बी ही कहेंगे, क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा के ध्वनि चिन्ह है। ठीक है, जिनको इसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ध्वनि चिन्ह क्या होते हैं? किसी भी भाषा के वर्ण जिसके द्वारा वो भाषा बनती है। अब हम भाषा हिंदी भाषा की बात करें तो विद्यार्थियों हमने देखा है कि हिंदी भाषा में बहुत सारे 11 स्वर हैं, उसके बाद फिर 33 यानी 33 व्यंजन है, फिर संयुक्त व्यंजन है, बहुत सारे जो है वर्ण मिलकर के एक भाषा का रूप हिंदी बनी। ठीक है, तो हमने समझा भाषा कैसे बनी है, उसका रूप क्या है। अब हम समझते हैं बच्चों, थोड़ी सी और जानकारी हम प्राप्त करेंगे इससे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके सामने रख रहा हूं, उन बिंदुओं के आधार पर हम भाषा को समझेंगे। वो बिंदु क्या है मैं यहां लिख देता हूं। पहला बिंदु जो है वो है जो भाषा को जानने में हमारी सहायता करेगा। भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। अब इस बात को हम समझेंगे विद्यार्थियों।
भाषा सार्थक, सार्थक मतलब जिनका कुछ अर्थ हो, सार्थक, अर्थ के साथ। अब मैंने लिखा राम, ठीक है। राम में मैंने देखा कि बहुत सारे वर्णों से मिलकर के ये राम शब्द बना है। अब मैंने लिखा राम फल खाता है, ये एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, एक उदाहरण लिखा, राम फल खाता है। अब हम जानते हैं राम क्या है, एक शब्द है, फल भी क्या है, एक शब्द है, खाता भी क्या है, एक शब्द है। यानी कि इन सभी शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। नाम, राम किसी का नाम है, फल क्या है, कर्म है, खाना क्या है, क्रिया है। तो इस तरह से इसके द्वारा एक वाक्य जो है, बहुत सारे शब्दों ने मिलकर के एक वाक्य बना दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूं बच्चों। है राम खाता फल। अब ये मैंने लिखा तो शब्द वो ही है इसके अंदर, लेकिन क्योंकि सार्थक नहीं है, उनको सार्थक तरीके से लगाया नहीं गया है, तो ये पूरा अर्थ नहीं देगा। तो हमने क्या कहा, भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। का, खा, गा, घा, ज, ज, प, फ, भ, भ, म, ये सब क्या है, ध्वनियां हैं। कौन सी भाषा की, हिंदी भाषा की। इसी तरह अगर हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड इनकी बात करें, तो ये भी क्या है, ध्वनियां हैं। ये किसकी ध्वनियां हैं, अंग्रेजी भाषा की। तो भाषा से को बनाने से पहले कुछ ना कुछ उसके ध्वनि चिन्ह होना जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि जब ध्वनि चिन्ह नहीं थे, भाषा का निर्माण नहीं हुआ था, तो आदि मानव जो है वो इशारों के द्वारा बातें करते थे, एक दूसरे से इशारे करते थे, तभी वो बातचीत अब एक दूसरे को समझ पाते थे। लेकिन क्योंकि इशारों के द्वारा बात बताई तो जा सकती है, लेकिन पूर्णतः स्पष्ट तरीके से नहीं बताई जा सकती। मैंने इशारा किसी की तरफ किया, मेरा इशारा करने का उद्देश्य कुछ और था, लेकिन वो समझ कुछ और गया। लेकिन अगर हम इशारों की जगह, संकेतों की जगह भाषा के मूल रूप का प्रयोग करें, भाषा को प्रयोग करके बात को कहें, तो वो आसानी से समझ पाएगा। अब मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, और आप क्योंकि हिंदी भाषा जानते हो, समझते हो, तभी आप मेरे द्वारा कही हुई ध्वनियों को जोड़ करके समझ पा रहे हो। अब इसी तरह अगर मैं बाहर बैठे हुए कौवे को बुलाऊं कि कौवे इधर आ, तो क्या वो मेरी बात समझेगा? क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि वो मेरी भाषा को जानता नहीं, मेरी भाषा के ध्वनि चिन्हों से वो परिचित नहीं है। लेकिन जब कौवा आपस में दूसरे कौवे से बात करेगा, अपने चिन्हों का प्रयोग करेगा, तो दूसरा कौवा उसकी बात जरूर समझेगा। यानी कि वो कौवा जो है उसकी भाषा को जानता है, मेरी को नहीं जानता, इसलिए वो मेरी भाषा से परिचित नहीं है। और मैं कौवे की भाषा से परिचित नहीं हूं, तो मैं कौवे की भाषा नहीं जानता। तो बच्चों, केवल बोलना ही भाषा नहीं है। हर चीज बोल करके कही जाए, जरूरी नहीं कि वो भाषा है। अब हमने एक छोटे बच्चे को देखा होगा, छोटा बच्चा आ मामा मामा नाना ऐसे करता रहता है, लेकिन उसकी जो वो बोलता है, उसके मुख से ध्वनियां तो निकलती हैं, कोई ना कोई ध्वनि तो निकली है, लेकिन वो ध्वनि क्या नहीं है, सार्थक नहीं है, सही नहीं है, इसलिए उसे भाषा का रूप नहीं दिया जा सकता। तो पहला पॉइंट हम समझ गए। दूसरा, भाषा में ध्वनियों के लिए प्रतीक या चिन्ह होते हैं। भाषा में ध्वनियों के लिए प्रतीक या चिन्ह होते हैं। समझिए कि जब भी हम
किसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो मैंने आपको बताया कि उसके लिए ध्वनियों की जरूरत होती है। ध्वनियां क्या है? किसी भी भाषा को जब बोला जाता है, जो मुख से आवाज निकलती है, जो साउंड निकलती है, वही उसकी क्या है? ध्वनि है। अब उस ध्वनि के लिए कुछ ना कुछ प्रतीक या चिन्ह चाहिए। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि मैंने क लिखा, मैंने ए लिखा, बी लिखा, तो ये क्या है? ये ध्वनि चिन्ह है। जैसे क ख ग, वो क्या है? हिंदी के ध्वनि चिन्ह है। इसी तरह ए और बी जो है वो किसके ध्वनि चिन्ह है? अंग्रेजी भाषा के। यानी भाषा के लिए सबसे आवश्यक है कि उसके अंदर चिन्ह या प्रतीक होने चाहिए, जिससे उस भाषा को हम समझ पाए या जान पाए। इसीलिए कहा गया है कि भाषा में ध्वनियों के लिए प्रतीक या चिन्हों का होना अति आवश्यक है। अगर ये नहीं है तो उसे हम भाषा का रूप नहीं दे सकते हैं। अगला हम पढ़ते हैं, भाषा मन के भावों विचारों को दूसरे तक पहुंचाती है। भाषा मन के विचारों या भावों को दूसरे तक पहुंचाती है। समझे बच्चों इस लाइन का मतलब? कि भाषा, मैंने आपको बताया है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। विचारों को मूर्त रूप देने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। अब हम मन में कुछ भी सोच रहे हैं, मैं आपके बारे में कुछ भी सोच रहा हूं, आप मेरे बारे में कुछ भी सोच रहे हो, क्या हम जान पाएंगे कि मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूं या आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो? ये हम कब जानेंगे? जब मैं अपनी सोच को शब्दों के द्वारा या उन्हीं ध्वनि प्रतीक या चिन्हों के द्वारा आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा, चाहे वो लिख करके, चाहे वो बोल करके, तभी हम दूसरे के विचारों या भावों को समझ पाएंगे। आप मेरे विचारों को समझ पाओगे जब मैं बोल करके कहूंगा, और मैं आपके विचारों को समझ पाऊंगा जब आप कोई भी बात, अपने मन में उठे विचार को बोल करके प्रस्तुत करोगे। अब आप कक्षा में बैठे हो, आपको बहुत जोर से प्यास लगी है, लेकिन आप मुझसे नहीं कह रहे हो कि सर मुझे पानी पीने जाना है, मुझे प्यास लगी है, तो क्या मैं समझ पाऊंगा आपको प्यास लगी है? उसके लिए आपको मुझे बोलना पड़ेगा कि सर क्या मैं पानी पीने जा सकता हूं? तब मैं समझूंगा कि हां, आपको प्यास लगी है, आपको पानी पीने जाना है। ये किसके द्वारा हुआ? भाषा के द्वारा। इसलिए भाषा का होना बहुत जरूरी है। जब हमें किसी के साथ जो है संपर्क करना हो, उसके लिए सबसे जरूरी होता है भाषा। ठीक है? भाषा ही हमें एक दूसरे से मेल जोल या संपर्क करने के लिए जो है हमारे सामने प्रस्तुत होती है और हमारी सहायता भी करती है, ताकि हम आसानी से अपनी बात दूसरों के सामने बोल सकें। अब बोलने का तरीका भी अलग ही होता है बच्चों। हर एक का बोलने का ढंग, बोलने का तरीका अलग होता है, जिसे हम हिंदी भाषा में कहते हैं, जिसे हम बोलने के ढंग को या बोलने के तरीके को हम कहते हैं शैली। अंग्रेजी में इसे कहते हैं स्टाइल। बोलने का ढंग, बोलने की शैली। अब हम देखते हैं, एक गांव में रहने वाले व्यक्ति, गांव के परिवेश में रहने वाले व्यक्ति या कम पढ़े लिखे लोग जब बोलते हैं तो उनकी भाषा में वो परिनिष्ठता नहीं आ पाती जो एक साहित्यिक विद्यार्थी या साहित्य पढ़ने वाले या साहित्य लिखने वाले के भाषा में होती है। तो शैली वही चीज है जब हम अपने विचारों को भाषा साधन के द्वारा बोलकर, लिखकर, सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करते हैं, तो वो क्या होती है? हमारी शैली होती है, बोलने का ढंग होता है। बोलने का ढंग बच्चों, क्योंकि अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में आप जैसा बोलेंगे वैसा सामने वाला सुनेगा, वैसा उसका अर्थ लेगा। आप जैसा बोलेंगे वैसा लिखेंगे और जैसा लिखा होगा वैसा पढ़ेंगे। तो इसलिए जरूरी है किसी भी भाषा को सही तरीके से, बिना किसी रुकावट, बिना किसी शोर, बिना किसी बाधा के अपना विचार दूसरे तक पहुंचाने के लिए हमें
सही उच्चारण के साथ भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि कौन से शब्द को किस तरह से बोला जाए। अगर ये हमें पता है तभी हम भाषा का सही प्रयोग करके अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा पाएंगे। अगर हमें नहीं पता है तो हमारे अर्थ में अनर्थ हो जाएगा। यानी मैं कुछ और संदेश देना चाहूंगा लेकिन सामने वाला कोई और ही अर्थ उस मेरी बात से ले लेगा। तो इसलिए हमें जरूरी है कि शैली यानी स्टाइल, बोलने के ढंग, उच्चारण की शैली, उच्चारण का ढंग किसी भी भाषा के लिए सही होना जरूरी है। ठीक है, तो ये शैली हो गई। अब हम भाषा के जो कौशल है, किन किन रूपों में भाषा का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः 4 रूपों में भाषा का प्रयोग किया जाता है। मैं यहां लिख देता हूं, भाषा के कौशल कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो क्या है, बोलना। ठीक है, समझेंगे इस शब्द को, हम समझेंगे बोलना। भाषा का सबसे पहला रूप जो था वो बोलना ही था। भाषा बोली गई तभी वो लिखी गई, यानी कि पहला और प्राचीन रूप क्या है, बोलना। पहले मनुष्य ने बोलना सीखा, मानव ने बोलना सीखा, उसके बाद फिर इसके रूप आगे बढ़े। बोलना, अब हम जानते हैं कि हम किसी भाषा को हम समझते हैं, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो अंग्रेजी है, चाहे तमिल है, तेलुगु है, कोई भी भाषा है, जब हम उसे समझते हैं, हम उसे जानते हैं और हम उसको बोलते हैं, तो हम जरूरी होता है बच्चों कि जब हम बोले, जिस भाषा का हम प्रयोग करें और जिसके सामने हम अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, उस व्यक्ति को भी वो भाषा समझ में आनी चाहिए, उस व्यक्ति को भी उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अब हम हिंदी अच्छे से समझते हैं या हम अंग्रेजी अच्छे से समझते हैं, अगर मैं आपको तमिल तेलुगु में पढ़ाना शुरू करूं तो जो विद्यार्थी तमिल जानते हैं वो तो सही से अर्थ समझ लेंगे, लेकिन जो तमिल नहीं समझते उनके लिए मेरा बोलना कोई मायने नहीं रखेगा, वो मेरे बोलने से कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। तो भाषा के लिए बोलना क्या है कि जब हम बोले तो अपने विचारों को प्रकट करें तो उस भाषा में प्रकट करें जिस भाषा में सुनने वाले को सहूलियत हो, आसानी हो, वो हमारे विचारों को आसानी से समझ सके। बोलना। दूसरा, सुनना। अब बोलता कौन है, बोलने वाले को क्या कहते हैं, वक्ता, और सुनने वाले को श्रोता। ठीक है, जब बोलने वाला यानी वक्ता सही भाषा का चयन करके अपना विचार, अपने भाव प्रकट करता है और सुनने वाला यानी श्रोता उस भाषा को जानते हुए उन विचारों को ग्रहण कर लेता है, तो समझ लीजिए हमारी जो कम्युनिकेशन है, हमारा जो वार्तालाप है, हमारी जो बातचीत है वो संपूर्ण हुई। जो मैं संदेश उसे देना चाहता था वो संदेश उसने समझ लिया। ये कब होगा, जब हम एक दूसरे की भाषा को जानते होंगे। ठीक है, इसका अगला रूप है लिखना और पढ़ना। यह भाषा का अगला रूप है। सबसे पहले तो भाषा बोली जाती है, उसके बाद फिर सुनी जाती है, सुनने के बाद फिर लिखी जाती है। ठीक है ना, लिखने के बाद फिर उसे पढ़ा जाता है। तो ये 4 जो है किसी भी भाषा के कौशल है। सही बोलेंगे तो सुनने वाला सही सुनेगा, सही लिखेंगे तो पढ़ने वाला सही पढ़ेगा। तो विद्यार्थियों, ये मुख्य रूप से भाषा के 4 कौशल हैं। इसके बाद विद्यार्थियों हम भाषा के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे, भाषा के भेद पढ़ेंगे, भाषा के रूप पढ़ेंगे। मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा विद्यार्थियों कि भाषा की अगर बात करें तो भारत में कुल जो है कुल 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। कितनी? 22।
भाषाएं तो बहुत हैं भारत में, हम सभी जानते हैं कि भारत जो है विभिन्नताओं का देश है, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं उसमें। उन्हीं विभिन्नताओं के चलते ही भाषाएं भी बहुत सारी हैं। लेकिन भाषा किसको कहा जाता है? जिसको संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसे भाषा का दर्जा दे दिया हो उसे भाषा कहा जाता है। और भारत में कुल 22 भाषाओं को जो है भाषा का दर्जा दिया गया है, चाहे वो हिंदी हो, असमिया हो, बांग्ला हो, पंजाबी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, संस्कृत हो। ठीक है, इस तरह की भाषाओं को 22 भाषाएं ऐसी हैं जिनको भारतीय संविधान ने माना है कि हाँ, ये भाषा की जो जितनी भी जरूरी चीजें होती हैं उनको पूर्ण करती हैं, उन्हीं को भाषा माना गया है। तो विद्यार्थियों, आज हमने इतना पढ़ा है। मुझे आशा है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। जो भी आपको समझ में नहीं आया इसमें वो आप पूछेंगे व्हाट्सएप पर, और इसके बाद हम अगली वीडियो में भाषा के भेद, भाषा के प्रकार जो हैं वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं यही आशा करूंगा कि आप जो बताए गए बिंदु हैं इनको अपनी कॉपी में जरूर लिखें और अपने घर पर स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार।